हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भी हैं और हमें देवेंद्र के भी सवाल जवाब के दौर में हमारे साथ रहेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र, मैं आप सवाल लें इससे पहले मैं चाह रहा हूं एक बार कि संजीव कुमार जी, हॉस्पिटैलिटी को किस तरीके से हम देख सकते हैं आज की तारीख में? केवल इस रूप में कि आपने व्यक्तिगत तौर पर एक इंडस्ट्री डेवलप की, व्यक्तिगत तौर पर आपने हॉस्पिटैलिटी के तौर पर आपने एक ग्रुप इस्टेब्लिश कर लिया, या बात गुरुग्राम की करें, बात हरियाणा की करें, तो ये एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में रोजगार का अवसर भी हो सकता है, लार्जर प्रोस्पेक्ट में लोगों को बेहतर सुविधा मिलने का एक अवसर भी हो सकता है, जहां हर कोई आ सकता हो, उसके रेंज में हो, उसकी इकोनॉमी को कवर करता हो। कैसे देखते हैं आप? हॉस्पिटैलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से अगर आप सही मायने में, एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा, एक अगर मैरिज होती है किसी भी सिटी के अंदर, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं भी किसी भी सिटी में कोई मैरिज होती है, तो एक मैरिज के साथ 5,500 परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आज उस इंडस्ट्री को अगर हम बेरोजगार कर देंगे तो कितने लोग बेरोजगार होंगे, इसका आंकड़ा शायद मैं बना भी नहीं पाऊंगा। उस चीज़ को देखते हुए मेरी हमेशा शुरू से, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, तब से अब तक एक ही अपील रही है अपनी सरकारों से, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि जब जब आप कोविड प्रोटोकॉल के नियम बनाएं, हमारी इंडस्ट्री से प्रेजेंटेशन अगर ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें लोगों की सुख सुविधा के हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। तो इस इंडस्ट्री को मतलब बहुत छोटा ना मान के, ये अपने आप में किसी भी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके साथ ज़मीन से लेके और आसमान तक हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो मैरिज इंडस्ट्री के साथ ना जुड़ा हुआ। कटारी साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही है कोरोना की, तो आप भी फील्ड में रहे जिस वक्त गुरुग्राम के जो हालात थे, यहाँ लोग जो कर्मचारी थे वो यहाँ से छोड़ कर जा रहे थे, उस वक्त सड़कों पर उनको खाना भी खिलाया। क्या सरकार उस बीच पहुँच चुकी थी, लोगों तक उनका सहयोग कर पा रही थी? क्या वाकिफ़ हैं इस बात के? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पूरी तरह से रहा इंडस्ट्री को ख़राब नहीं होने दिया, किसी तरह से नुकसान नहीं होने दिया। क्या इससे वाकिफ़ हैं? देखो, हमारे यहाँ कोरोना की वजह से लगा लो या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लगा लो, तो काफ़ी लोग बाग प्लान किए हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो यहाँ से चले गए हैं। एक टाइम था हुड्डा साहब के टाइम पे 2005 से लेकर 2014 तक काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस, मैक्सिमम उनका सोच थी भाई चलो हम गुड़गांव में जाके, क्योंकि यहाँ एक अमन चैन था, लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी, पावर बैकअप मिल रहा था, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था। लेकिन अब जिस कोरोना हुआ तो एक हाहाकार मच गया, खासकर जो मज़दूरों में उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, ना इनको ट्रांसपोर्टेशन मिल पाया। नहीं तो एकदम जो इन्होंने अब सेकंड फेज रहा, उसमें काफ़ी कुछ खुला रहा, तो जब आप एक तरफ ब्लॉक कर देंगे तो कहाँ जाए गरीब आदमी। तो उस टाइम में यहाँ पे कॉरपोरेशन ने भाई 5-5 लाख रुपए कह रहे हैं, 5-5 लाख पैकेट वो बांटने की बात कह रहे हैं, भाई हमने मज़दूरों को दिए, अपने कर्मचारियों को दिए, लेकिन धरातल पर नहीं पहुँच पाए। एक आम आदमी परेशान होकर घूम रहा था। और निश्चित रूप से आप देखो रास्ते में कितने आदमी मरे, कितने बेघर हुए। लोगों को एक ही वो था, यहाँ से क्या किया, गवर्नमेंट ने उठा के दिल्ली पर, अपने कमिश्नर साहब खुद बोल रहे हैं, बोला जी हमने इनको पैसे दे दिया और दिल्ली में जाके वहाँ खड़े हुए। दिल्ली से आगे कोई यूपी के लिए जगह नहीं मिल पा रही किसी को। उधर बिहार के अंदर सीएम साहब नीतीश जी ने बोला भाई यहाँ तो हम एंट्री नहीं करने देंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनता कि भाई मज़दूरों को या कर्मचारी को भाई आप एक प्रॉपर एश्योरेंस देते, भाई आप बेफिक्र हो, क्योंकि हर परिवार को होम सिक हो गया था। क्योंकि लोग बाहर लोकल भी उनको डरा रहे थे, बोला भाई भाई बिहारी या उत्तरांचल परवाने भाई भाग जाओ यहाँ से, बोला कुछ भी हो सकता है। तो जब जान पे बनती है तो आदमी डरता है एकदम, वो फिर ये सोचता बोले यार कहीं ना कहीं निकल जाओ, अपने घर पहुँच जाओ। वो घर नहीं पहुँच पा रहा था। अब भय भाव बेचारा, किसी ने 300 किलोमीटर पैदल चला है, कटारी साहब, साइकिल से चला। आप दोनों से ही ये सवाल है, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है, क्योंकि सबसे बड़ा शहर हरियाणा का गुरुग्राम है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है।
किस तरह से अब इंडस्ट्री को उठाया जाए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री को बता रहे हैं कि जिस तरह की नुकसान झेलने को मिला, और बाकी इंडस्ट्री को अब किस तरह से उठाया जाए, सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार ने अब क्या नहीं किया? अब देखो, पीछे सरकार ने जो वो रखा भी, हम 75% लोकल आदमी को देंगे, प्रपोजल अच्छा है, लेकिन इसका डीमेरिट ये है, आप उस एरिया के आदमी इतने क्वालिफाइड नहीं होंगे। जब क्वालिफाइड नहीं होंगे, निश्चित रूप से लोग बाग, हमारी तो इंडस्ट्री वालों से जो काफ़ी बातें हुई, तो वो इस बात से डर गए। वो ठीक है, ये अभी कागजी घोषणा चल रही है, धरातल पे इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को कहाँ प्रॉपर आपको जब एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे आदमी, निश्चित रूप से तो ये डर गए। वो बोले भाई अब जब अच्छे आदमी 75% तो निश्चित रूप से जो इनकी पॉलिसी है फेल होगी। और जब आम आदमी को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही, टाइम पे उनको वो नहीं मिल पा रही, भाई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उसको पावर बैकअप नहीं मिल पा रही, तो एक कोई भी आदमी, आप किसी ऑफिस में चले जाइए तो वो परेशान नहीं हुआ। एक कॉम्प्लिकेशन इतनी आ गई, कोई भी आदमी, अब यहाँ पे बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं, पीछे इन्होंने वो किया भाई, इसी तरह कौन के भाई हम फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी आए कागजों में, लेकिन इतने करोड़ों रुपए लगा दिए, मेरे ख्याल में 20-20 लाख रुपए तो इन्होंने पेड़ भी लगा दिए, कहीं गमले लगा दिए, कुछ लगा दिए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ पाई। तो ये तो आप लोकल लोग, चाहे वो अभी संजीव जी बता रहे, जो अपना हॉस्पिटैलिटी है उसके अंदर आप प्रॉपर उनको सब्सिडी दी जाए, जो है नेशनल लेवल पे कहा भाई 2 लाख करोड़ या इतने हज़ार करोड़ हम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को, उनको इंडस्ट्री को। संजीव जी, क्या कटारिया साहब जैसे बता रहे हैं, और क्या कदम उठाने चाहिए? आपको क्या लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, कि तो निश्चित तौर पर काफ़ी सुधार हो सकता है? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो जो इकॉनमी का बेस है वो है एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट करेंगे? जब काम करेंगे। जब काम करने के लिए हमें सरकार रोकेगी कि नहीं जी, आप हर चीज़ आपने खोल दी, आपने सिनेमा हॉल खोल दिया, आपने क्लब खोल दिया, आपने रेस्टोरेंट खोल दिए विद फुल कैपेसिटी, और मैरिज में 100 आदमी आएंगे, चाहे मेरा बैंक्वेट 52,000 स्क्वायर फीट का है, वहाँ भी 100 आदमी आएंगे। किसी का अगर बैंक्वेट 2,000 स्क्वायर फीट का है तो वहाँ भी 100 आदमी आएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, वो फंड्स, वो इकोनॉमी सर्कुलेशन में कैसे आएगी? उसका कैसे आप सॉल्यूशन निकालोगे? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इस पूरी की पूरी सोच को बहुत ही पॉजिटिव वे में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन यही निकलेगा कि आप सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। आज मेरे पास एज ए एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बिजनेस नहीं है करने के लिए। अगर मुझे बिजनेस की परमिशन मिल जाए तो मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकॉनमी अपने आप सर्कुलेशन में आएगी। इस चीज़ को इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है कटारिया साहब, मौजूदा खेल नीति को आप कैसे आंकते हैं? सरकार का ये कहना है कि देश में सबसे बेहतरीन खेल नीति इस वक्त हरियाणा में है, और जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक भी बीता है उसमें जितनी भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की रही है वो अपने आप में उसका एक सबूत है, जीता जागता उदाहरण है। नो डाउट। देखो, हरियाणा की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पूरे देश की भागीदारी के हिसाब से मेडल हमेशा, इस बार मैं खिलाड़ियों को मुबारकबाद दूंगा, उनके परिवार को भी मुबारकबाद दूंगा, उनके कोचेज़ को मुबारकबाद दूंगा। निश्चित रूप से जो हुड्डा साहब ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी वो एक उनका मान सम्मान था जी। हम हुड्डा साहब के टाइम पे आप देखो कितने डीएसपी बने, कितने इंस्पेक्टर बने हैं, कितने अपने स्पोर्ट्स के अंदर कोचेज़ वगैरह लगे। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई उन्होंने कहा भी आप कोई भी आप डीएसपी नहीं बनाएंगे, खाली उसको कोचेज़ लेवल तक ही देंगे। ठीक है भाई, आप 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ बढ़ाएं, लेकिन एक मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। शायद मेरे ख्याल में पीछे मैंने अखबार में पढ़ी, भाई शायद कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले हुड्डा साहब के टाइम पे एक सपना था हर खिलाड़ी का, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, उत्तरांचल पूर्वांचल कहीं का भी हो, और यार मैं काश मैं हरियाणा में पैदा होता, क्योंकि ये मेडल के साथ साथ उनको नौकरी भी अच्छी मिल रही है। फिर हमने उनको ज़मीनें भी दी, उनको उनके कोचेज़ को भी हमने प्रॉपर उनको प्राइज़ देते थे।
तो निश्चित रूप से एक मोटिवेशन मिलता है। हमारे टाइम में आप देखो 268 के आसपास खेल स्टेडियम बने थे। आप देखो कोई रख रखाव नहीं, कोई उसमें नहीं, कितने एस्ट्रोटर्फ लगा। इवन एक छोटे से गांव के हमारे गुड़गांव गांव के स्कूल में भी एस्ट्रोटर्फ लगा था। लेकिन आज ठीक है, अपने लेवल पे जितने भी खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, पर लेकिन जो पॉलिसी है उसमें बहुत चेंज करने का और करना चाहिए कि मोटिवेशन तभी मिलेगा। सब गरीब परिवार से मैक्सिमम, तो उनको मेरे हिसाब से कम 2-3 साल पहले उनको एक टैलेंट के रूप में उनको मिले। उनके चला पीछे जितने भी हमारी पॉलिसी थे सरकार के टाइम, वो सारी तकरीबन बंद कर दी। निश्चित रूप से जब बंद करेंगे तो उनका इफेक्ट तो पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुखबीर कटारिया जी। संजीव कुमार जी, आप हमारे इस कॉन्क्लेव में आए और अपनी बात आपने बेबाकी से रखी है, चाहे चैलेंजेस की बात रही, चाहे उपलब्धियों का जिक्र रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। संजीव कुमार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष अग्रवाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बुलाना चाहेंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर जगदीप संधू सर को और साथ ही साथ जेपी अग्रवाल सर को भी। सर बहुत बहुत वेलकम है, आप दोनों आइए। जेपी दलाल सर का बुलाएंगे हम लोग। जेपी दलाल सर कृपया करके मंच पर आए। एग्रीकल्चर